मॉर्निंग। कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? आप लोग ने जो अभी तक हम लोग ने चैप्टर्स पढ़े उनको रिवाइज किया, फिर से नोट्स को देखा? जी हाँ जी। रिवीजन से चल रहा है, थोड़ा टाइम मिल रहा है आप लोग को फिर से टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए। वेरी गुड। और एम मॉक टेस्ट एमसीक्यूज किस किसने प्रैक्टिस किया है? एक बार ये भी बता दो, एमसीक्यूज किस किसने प्रैक्टिस किया है? किसकी ने एमसीक्यूज प्रैक्टिस किया है? गुड मॉर्निंग संजय जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, लगता है अब तक कोई एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं कर पाए। देखिए, आप लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग को ये नहीं समझ में आएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कौन से टॉपिक से जो आपको फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। उसके लिए बेस्ट तरीका यही होता है कि आप एमसीक्यू सॉल्व करो, इतने हो सके मॉक टेस्ट। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। जी, एकदम सारे एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है, जितने ज्यादा हो सके। आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, आप मॉक टेस्ट ऐप पे जाके अवेल कर सकते हो, आपको माई ऑनलाइन प्रेप के ऐप पे भी मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चन। ठीक है। ये काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, थोड़ा सा और 2-3 मिनट रुक के देखते हैं। कल एक क्वेश्चन आया था ना, वो गरीबी हटाओ, तो 5th 5 ईयर प्लान पे चेक करना है, 5th ही है, 6th नहीं, कंफ्यूज नहीं करना है। मैंने बहुत जगह पे चेक किया, सारे सोर्सेज में 5th। ऐसा हो रहा है ना कि सुबह जैसे पहले दिन जितने लोग थे, धीरे धीरे लग रहा है कि लोग को लग रहा है कि सोने में उठने में दिक्कत हो रही है, देर में ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास के बीच में ज्वाइन करते हैं। सुबह दिक्कत हो रही है क्या उठने में सब लोगों को? सुबह पढ़ाई में नींद आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जितने लोग हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार स्क्रीन कंफर्म कर दीजिए और वॉइस भी कंफर्म कर दीजिए, क्लियर है कि नहीं। एक बार मेरे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए, स्क्रीन दिख रही है? क्लियर एंड ऑडिबल, वेरी गुड। ठीक है ठीक है। चलिए, थैंक थैंक यू। हाँ, तो शुरू करते हैं। अब हम लोगों ने चैप्टर्स कर लिए हैं कितने, 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज 5th चैप्टर जो हम लोग के मॉड्यूल का है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। हम लोग इसमें देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, उसके अलावा कौन कौन से टाइप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, ये सारी चीजें। अब इसमें ना एक और चीज क्या जरूरी होती है कि आप लोग बजट देखो। आप में से किस किस ने बजट 23 देखा है, बजट रिपोर्ट देखी है, बजट एनालिसिस की है, किस किस की है? बजट के बारे में रिपोर्ट नहीं पढ़ी हो, न्यूज में देखा हो, शॉर्ट्स में देखा हो, कहीं भी बजट के बारे में पढ़ा है? बजट के बारे में नहीं पढ़ा है किसी ने? बोलिए बोलिए, क्लास को थोड़ा इंटरैक्टिव रखिए, हाँ ना कुछ तो बताइए। नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, उसको नोट करके रखेंगे। ओके। ठीक है, अब देखिए, बजट पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को पॉलिसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। पॉलिसी से क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके अलावा क्या हो जाता है, फंड एलोकेशन से, कि मतलब कितने के इंफ्रास्ट्रक्चर के खास इसमें क्वेश्चन होते हैं, कौन से नए स्टेप्स लिए गए, कौन से नए पॉलिसीज हैं जो कि आई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फंड कितना एलोकेट हुआ है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने बजट नहीं पढ़ा है तो हम लोग को बजट भी देखना पड़ेगा। एक बार बजट देख सकते हैं हम लोग।
वरना आप लोगों को कभी टाइम मिले तो बहुत सारे शॉर्ट में पढ़े हुए आर्टिकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन कौन सी नई पॉलिसीज है जो कि इंट्रोड्यूस की गई है, तो वो देख लीजिए, एक बार ओवरव्यू देख लीजिए बजट, बस पॉलिसीज कौन कौन सी है। ठीक है, बजट वेरी इंपॉर्टेंट, बजट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो वहां पे जाके एग्जाम्स के लिए, तो बजट भी देखना जरूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग्स हो जाती है, देयर आर बिल्डिंग्स, देयर आर रोड्स, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये सारी चीजें, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मेक्स द capital stock of the economy. Capital, capital is our investment, stock, stored, right? Our capital stock, ये होता है हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टिंग से ही इंडिया में गवर्नमेंट फंड करती है, इट इज अ गवर्नमेंट फंडेड फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिकॉज इंडिया क्या है, इंडिया इज अ वेलफेयर इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट फंडेड होता है। मोर ओवर ज्यादातर क्या है, जो public resources are being utilized for infrastructure development, but now at today's time public resources are not enough, so the government is inviting more and more private players to enter into infrastructure development. So the infrastructure development projects are being assigned to the private sector as well. Moreover, PPP, आप लोगों ने सुना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। These projects are where the public sector and the private sector they are collaborating. वो collaborate कर रहे हैं। हो सकता है रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के हो, या फिर हो सकता है रिसोर्सेज पब्लिक सेक्टर के हो, एग्जीक्यूशन प्राइवेट सेक्टर का हो। ऑलराइट, so that is how infrastructure is done in India. Now, India में जो source of finance है, how we get the source of finance for infrastructure development, any infrastructure, be it a building, road, would require definitely a large amount of finance. So there are different sources. First is government monopoly. Monopoly kya hota hai? There are different types of market situation. There is perfect competition. Then there is monopoly, monopolistic competition is there, oligopoly is there. तो ये सारे हम लोग के मार्केट कंडीशंस हैं। इसको हम लोग मार्केट में हम लोग पढ़ेंगे या जो भी, इसको हटाएंगे, उतना डिटेल में नहीं, बट यहाँ पे मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स मोनोपोली इज अ सिंगल सेलर। सिंगल सेलर आप कहते हैं ना कि इसकी मोनोपोली है, मतलब वो सिंगल सेलर है। जैसे कि एग्जाम्पल बताइए, गवर्नमेंट मोनोपोली कहाँ हो सकती है जहाँ पे गवर्नमेंट सिंगल सेलर? मुझे एग्जाम्पल बताइए कहाँ हो सकती है गवर्नमेंट मोनोपोली। तो ये बताइए। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के तो प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। अ, हाँ, रेलवे, रेलवे सही है, रेलवे गवर्नमेंट, रेलवे के टिकट्स आपको गवर्नमेंट के अलावा कहीं नहीं दे सकते हैं। रेलवे में सारी फंडिंग गवर्नमेंट से आती है, रेलवे इज वेरी गुड। उसके अलावा मोनोपोली और कहाँ है? आरबीआई की मोनोपोली है नोट्स प्रिंट करने की। यस, एवेल्युएशन, आरबीआई की मोनोपोली है नोट्स प्रिंट करने की। सबसे बड़ा एग्जांपल तो हम लोग के लिए यही हो गया, बैंकर्स के लिए आरबीआई की मोनोपोली है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है। ठीक है, तो मतलब केवल एक ही सेलर होता है, और बहुत सारे सेलर्स हम लोग मार्केट में देखते हैं, वो किस में आ जाते हैं, मोनोपोलिस्टिक में आ जाते हैं, या फिर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट मोनोपोली। फिर इंडस्ट्रीज डोमिनेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब कुछ इंडस्ट्रीज है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट डोमिनेट कर रही है, जैसे कि हाँ, सिविल एविएशन आता है। फिर ओवरसीज डेवलपमेंट एड्स की क्या होती है, जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वो एड्स देती हैं, जो लेसर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं इन टाइम्स ऑफ नीड, इन टाइम्स ऑफ वॉर्स, गॉड्स एक्सेट्रा। देन देयर इज अ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर, एंड देन देयर इज द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, NIIF। ये एक फंड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है, 2015 में सेटअप किया था। हेडक्वार्टर्स अगर पूछेंगे तो मुंबई, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। तो ये क्या करता है, ये सेपरेट फंड है, सोवरेन फंड है, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसको यूज किया जाता है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। तो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एंड these finance they provide funds for infrastructure development है। तो ये पूरा बेसिस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये टाइप्स में डिवाइड हो सकता है। जितने भी हम लोगों के
फिजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अलावा नेचुरल स्ट्रक्चर्स एज वेल, एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, द गोल इज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, एंड लेबर मोबिलिटी प्रोवाइड करता है ये, जॉब क्रिएशन पॉसिबिलिटीज, ये सारी चीजें। क्या क्या आता है, रोड्स आ जाएंगे, बेसिकली सारी चीज आपको पता है, रोड्स है, देन देयर इज पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, वाटर, जितना वाटर सप्लाई है, इवन टेलीकम्युनिकेशन जो हम लोग यूज करते हैं, ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी टाइप्स होते हैं, राइट। फर्स्ट वी हैव solid infrastructure. It means producing high quality goods and services, not just producing but also transporting finished items जो भी प्रोड्यूस किए गए हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उनको मार्केट प्लेसेस तक ले जाने का काम वो भी आता है सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। एंड इट ऑल्सो बिल्ड्स द एसेंशियल सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो ये सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई क्वालिटी गुड्स, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो एयरपोर्ट से रिलेटेड है, ब्रिजेस है, रेलवेज, इनकी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज डेवलप हो रहे हैं एंड ट्रांसफरिंग इट टू द मार्केट प्लेसेस वेयर इट वुड बी सोल्ड, दिस कम्स अंडर सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर के ही टाइप्स होते हैं, इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है फिजिकल नेटवर्क सच एज रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पाइपलाइंस, ये याद रखना है, राइट। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है, फॉर द मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन। फिर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, असेंशियल टू कीप द इकोनॉमी रनिंग, जैसे कि देयर इज द फाइनेंशियल, एजुकेशनल, हेल्थ केयर, लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमी, फॉर कीपिंग द इकोनॉमी रनिंग। तो हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, फिर फिनिश्ड आइटम को मार्केट प्लेसेस तक ले जाना, एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। अब इसके अलावा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि फर्स्ट वी हैव द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लार्ज स्केल एनर्जी ट्रांसमिशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। मतलब कि जो एनर्जी फ्लो है, एनर्जी मतलब हम लोग के पास क्या क्या चीज़ है, पेट्रोलियम पाइपलाइंस हैं, नेचुरल गैस पाइपलाइंस हैं, देन कोल हैंडलिंग फैसिलिटीज हैं हम लोगों के पास। तो एनर्जी में क्या क्या आएगा, जितनी भी तरीके का पावर है, सोलर पावर हो गया, विंड पावर हो गया, देन कोल तो है ही हम लोगों के पास, हाइड्रो पावर, बायोमास, ये सारी चीजें। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ द एनर्जी कैन रीच टू द कस्टमर। आज के टाइम से पाइपलाइंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, गैस पाइपलाइंस इंस्टॉल की जा रही है गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अंदर, गवर्नमेंट के स्टेप्स के अंदर। तो that comes under the energy infrastructure, how the energy can reach from the producer to the consumer. नाउ एनर्जी के अंदर क्या आता है, रिन्यूएबल एनर्जी आता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आता है। रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है विच कैन, वो अपने आप खुद को फिर से बढ़ा सकते हैं, तो दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या आएगा, ये सारी चीजें, सोलर, विंड, हाइड्रो, ये सारी चीजें रिन्यूएबल एनर्जी में आती है। अब अगर थोड़ा हम लोग डेटा देखें तो फिर यहाँ पे 92.54 गीगावाट जो एनर्जी है, एनर्जी कैपेसिटी है, इंडिया में इंस्टॉल की जा चुकी है। और रिसेंटली ही इसमें से ऑलमोस्ट 5.47 ये अभी 2020 से लेकर 2021 के बीच में कहीं पे इंस्टॉल किया गया है। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, इसको गवर्नमेंट और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी हो, बिकॉज ये ज्यादा ग्रीन है। और आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज वगैरह पे फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसको और ज्यादा इंक्रीज किया जा रहा है। तो 92.54 इंस्टॉल किया गया है इंडिया। देन देयर इज द वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। वाटर मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, एवरीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हर घर में ड्रिंकिंग वाटर पर सप्लाई होना चाहिए, वेस्ट वाटर कलेक्शन, डिस्पोजल, ड्रेनेज सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, ये सारी चीजें आती हैं वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अब जो अनट्रीटेड सीवेज है, जो हम लोगों क्या अनट्रीटेड सीवेज है, दिस इज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम, right, in all the urban cities, the rural areas. This is a major cause of the pollution, water pollution in India. तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक लॉ आया था, दिस वाज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ये एक्चुअली फर्स्ट मेजर था टू एड्रेस द
इशू ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन इन द कंट्री। तो इस लॉ के अंदर फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, किस तरीके से पोल्यूशन को रोकना है। सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, जो कंट्रोल बोर्ड्स हैं, बोथ एट द सेंट्रल लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल, ये स्टैब्लिश किए गए थे जिससे वाटर पोल्यूशन को कम किया जा सके। देन कम्स द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इम्पोर्टेंट होते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे, एंड द एसेट्स ऑन विच द ब्रॉडर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, नॉट जस्ट द कंज्यूमर्स बट इवन द ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसमिशन ऑफ द एनर्जी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा गैस प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। वी कैन नॉट थिंक अ सिंगल डे जब हम लोग को ये सारी चीजें नहीं मिली। क्रिटिकल मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट। तो गैस हो गया, ऑयल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, टेलीकम्युनिकेशंस। आप लोग अपने फोन्स के बिना एक भी दिन इमेजिन कर सकते हो कितनी प्रॉब्लम होगी आज के टाइम पे। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, उसके अलावा क्या हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारी चीजें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती। देन देयर इज द ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइक देर आर द ग्रीन बेल्ट्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, एनिमल रिजर्व्स, ये सारी चीजें आ जाती है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। एंड इसका क्या होता है? सपोर्ट होता है नेचुरल इकोसिस्टम्स का, उसको सपोर्ट करने के लिए ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है। तो दैट कम्स अंडर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, स्टार्टिंग फ्रॉम पोस्टल सर्विसेज टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट। मतलब from a very basic postal services to a high-tech complex communication satellites, everything is included in the communication infrastructure. Telephone networks हो गए, mobile phones, television, everything. All of this comes under the communication infrastructure. इसके अंदर कई सारे गवर्नमेंट ने लॉज भी दिए हैं, कई सारे स्टेप्स भी दिए हैं, जैसे कि टू बूस्ट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैप को इंक्रीज कर दिया गया फ्रॉम 100%। अब पहले क्या था? 74% था, अब उसको 100% कर दिया, यानी कि 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नाउ इज अलाउड इन द कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। देन प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम, PLI, फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ये अप्रूव किया था इन 2020। तरंग संचार, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ चुका है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट कर लो। तरंग संचार ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए एक वेब पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया था, so that information can be shared on the mobile towers and the EMF emission compliances. तो तरंग संचार is a web portal for communication infrastructure, इतना याद है, तरंग संचार। Also, National Optical Fiber Network, this is a program, इसमें गवर्नमेंट ने 20,000 crore का अप्रूवल दिया है फॉर प्रोवाइडिंग अ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने के लिए फॉर एप्लीकेशंस लाइक ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस, ऑल ऑफ दीज टू प्रोवाइड देम अ ब्रॉडर इंटरनेट कनेक्टिविटी टू कनेक्ट देम टू द रेस्ट ऑफ द नेशन। ग्राम पंचायत को भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने के इस प्रोजेक्ट में ये एलोकेशन किया गया 20,000 करोड़। इसीलिए इसीलिए जो बजट है ना उसको पढ़ना जरूरी है। जैसे ये डेटा है, हो सकता है ये पहले का, अभी इस बार के बजट में और बहुत सारी नई चीजें की गई हैं, तो उसको पढ़ना जरूरी है हमारे। ठीक है, तो बजट को आप नोट कर लो, बजट को एक बार आपको ओवरव्यू देखना है कौन कौन से हैं जो आपके हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से जरूरी डेवलपमेंट्स। देन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या आता है? रोड ट्रांसपोर्ट आता है, रेलवेज आता है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स आता है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को PPP मोड में डेवलप किया जा रहा है। देन नेशनल हाईवे नेटवर्क है, एक्सपैंडेड बाय 25,000 किलोमीटर्स, एंड उसमें भी इन्वेस्टमेंट फंड किया गया है, इसमें एलोकेशन 20,000 करोड़ टू बी मोबिलाइज फॉर नेशनल हाईवेज नेटवर्क एक्सपेंशन। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स होते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए, लॉजिंग के लिए यूज किए जाते हैं। एंड देन उसके बाद रेलवेज, रेलवेज में बहुत सारे नए स्टेप्स लिए गए थे, लेकिन ये लास्ट बजट का है, जो वन नेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था ना, ये लास्ट बजट का था, 2023 वाले बजट का ये नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट था कि एक स्टेशन पे एक प्रोडक्ट है जिसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टू हेल्प लोकल बिजनेसेस एंड सप्लाई चेन्स। नाउ कवच स्कीम थी, कवच स्कीम ये भी की गई थी इन द ऑगमेंटेशन 22-23 के लिए। यहाँ पे 2,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क टू बी ब्रॉट अंडर कवच।
वंदे भारत ट्रेन, ये तो सबने सुना होगा, ये बहुत न्यूज में आता है। So 400 new generation Vande Bharat trains to be manufactured in the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics to be developed during the next 3 years. ये सारे steps लिए गए थे for transport infrastructure. Transport infrastructure में road आएगा, multimodal railways, पर्वतमाला, ये किसके लिए? रोपवेज के लिए, नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको भी पीपीपी मोड में, ज्यादातर जितने भी आप प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं ना, वो या तो केवल गवर्नमेंट या केवल प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, इट इज ऑन अ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी अवॉर्डेड इन 2022-23 फॉर 8 रोपवे प्रोजेक्ट। पर्वतमाला, पर्वतमाला से, पर्वत से याद रखना है रोपवे, ठीक है, पर्वतमाला है रोपवे। इसके बाद आता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन सिटीज एंड स्टेट्स, दैट इज अर्बनाइजेशन। जो इंडिया के सिटीज हैं उनको डेवलप करने के लिए तो क्या क्या डेवलपमेंट की जरूरत है हम लोग को? वाटर सप्लाई से चाहिए, देन देयर इज ट्रांसपोर्ट जिसमें वील बी नीडिंग roads, other infrastructure like hospitals. All of these things, when they're developed in the urban cities, it comes under urbanization. So hard infrastructure इसमें आता है, that is roadways, water distribution, sewage. ये किसके अंदर आता है? अर्बन, या फिर इसको एक और टर्म यूज किया जाता है, म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर। म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कुछ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी आते हैं, पार्क्स आ जाएंगे, पूल्स आ जाएंगे, लाइब्रेरीज आ जाएंगी। फिर आता है सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर में क्या आता है? ये इंडिया के लिए खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर स्टिल अ डेवलपिंग नेशन, वी आर फोकसिंग ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अभी भी इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है, हेल्थ सर्विसेज लोगों के पास नहीं है। तो सोशल सेक्टर में इंक्लूड ऑल सच थिंग्स एज हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें आएंगी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। एक यहाँ पे टर्म यूज किया गया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज, राइट? कोई बता सकता है एक्सटर्नैलिटीज क्या होता है? a wild guess, what is externality? ओके चलिए कोई बात नहीं। एक्सटर्नैलिटीज जो टर्म है, एक्सटर है ना, एक्सटर मतलब कुछ बाहर से। when we are undertaking a production, when we are undertaking any activity for that matter, and it is creating certain benefits or harms to the other people and we are not paying for that. For example, आप लोग अगर कहीं बाहर जाते, जैसे कानपुर है, कानपुर के बाहर पे देर आर वेरियस फैक्ट्रीज दैट आर इंस्टॉल्ड। वो फैक्ट्रीज में डेफिनेटली डेवलपमेंट हो रहा है, बट उसके साथ साथ में क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन, स्मोक होता है। अब उस एयर पोल्यूशन से क्या होता है? आसपास के जो लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, उनको हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, हेल्थ हैजार्ड्स क्रिएट होते हैं। बट इफ those factories are not paying for it, if they are not paying taxes for it, then it comes under the negative externality. Harms that are created with an activity and the producer is not paying for it, so negative externality. उसके अलावा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, जैसे कि आपके पड़ोसी ने कुछ पेड़ पौधे उगाए, उसने गार्डन लगाया, और आप लोग सुबह उठ के टहलने गए, आपने कहा अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है, आपको खुशी हुई। बट उसके लिए आपने अपने पड़ोसी को पे नहीं किया, है ना, आपने फ्री में वो सर्विस, तो उससे क्या हो गया? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। अब ऐसे ही गवर्नमेंट पार्क्स लगाते हैं, पार्क्स देखते हैं हम खुश होते हैं, गवर्नमेंट कुछ डेकोरेशन करती है, आसपास में पेड़ लगाती है, तो दैट गिव्स अस अ गुड फीलिंग, अ पॉजिटिव फीलिंग। वी आर नॉट पेइंग फॉर दैट, so that comes under positive externality. So social sector is also based on externalities, how these infrastructure can create positive externalities. So अगर ऐसा आता है ना कि positive externalities is connected to or related to which type of infrastructure, so that is the social sector या फिर social infrastructure। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। फिर उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है ESG, environmental, social and governance. This is the full form of ESG. ये मतलब सबसे important factors हैं for the long term and ethical impact किसी भी investment के लिए, and majority of the social responsibilities here they use ESG criteria, how it is affecting the environment, how is it affecting the social
एंड हाउ इज इट अफेक्टिंग द गवर्नेंस। हर एक इन्वेस्टमेंट में, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये ESG क्राइटेरिया देखा जाता है, राइट, कि किस तरीके से वो एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट कर रहा है फॉर द इन्वायरमेंट, फॉर द सोशल सेक्टर और फॉर द गवर्नेंस। तो एक्सटर्नैलिटीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखें। फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आता है हेल्थ, एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर। हेल्थ के लिए बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स दिए गए। अगेन दिस डेटा इज फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। आपकी बुक्स में, आपके सिलेबस में यही है, आप चाहो तो आप इसके अलावा बाकी इकोनॉमिक सर्वे भी देख सकते हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर बजटेड स्पेंडिंग इज 4.7 लाख crores. This is roughly 2.1% of GDP and 6.6% of total infrastructure. तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? हॉस्पिटल्स, मेडिकल डिवाइसेस, क्लिनिक्स, देन देयर इज मेडिसिन, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें हेल्थ के अंदर आती हैं। अब कोविड-19 हुआ, कोविड-19 की वजह से ये कंसर्न और ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ से रिलेटेड। तो इसीलिए अब धीरे धीरे करके हर बजट में इसमें जो स्पेंडिंग हो रही है हेल्थ केयर से रिलेटेड, उसको और इंक्रीज ही किया जा रहा है। एंड दे हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट्स इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, बी इट द गवर्नमेंट और द प्राइवेट एंटिटीज, बोथ ऑफ देम। देन देयर इज द नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन अनाउंस किया यूनियन बजट 2021-22 में, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। ये लॉन्च किया गया था। इसमें अप्रोक्सीमेटली 64.180 करोड़ इसका आउटले है, एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड ओवर द 5, इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर द 5 years। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में हेल्थ से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, जैसे कि जो हेल्थ सिस्टम सच एज प्राइमरी हेल्थ केयर है, क्लिनिक्स हो गए, गवर्नमेंट क्लिनिक्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। उसके अलावा जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि डॉक्टर्स बनाते हैं, जो हम बोलते हैं कॉमन टर्म्स में, उनको और ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ताकि बेटर ट्रेन डॉक्टर्स हो सके। एंड फॉर न्यू एंड इमर्जिंग डिजीजेस, लाइक कोविड आया, कोविड से एकदम से सारा पूरा सिस्टम हिल गया था, तो कोविड आया, उस तरीके से जो न्यू और इमर्जिंग डिजीजेस है उनको डिटेक्ट करना, उनको अर्ली फेजेस में डिटेक्ट करके उनको टैकल करना, ये सारी चीजें आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंदर है। फिर आ जाता है फैमिली वेलफेयर। इंडिया के लिए फैमिली वेलफेयर का मतलब क्या है? वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। सो टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन एंड प्रोवाइड high quality health services, including immunization of pregnant women and children. So family welfare, Ministry of Family Welfare है। Then उसके लिए क्या करना है? स्टेबलाइज करनी है पॉपुलेशन को, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को रोकना है। तो फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग इन 1952, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने सबसे पहली बार नेशनल प्रोग्रामिंग फॉर फैमिली वेलफेयर लॉन्च किया था। इसमें क्या क्या था? फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, दीज आर वॉलेंटरी, पहले तो दीज आर वॉलेंटरी, इम्पोज नहीं करना था किसी के ऊपर। उसके अलावा मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ, ये बोलते हैं MCH, मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, अवेयरनेस इंक्रीज करना, जिसके अंदर रूरल एरिया से बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, घर घर जाके लोगों को समझाया जाता है फैमिली वेलफेयर के बारे में, कन्वीनियंट एक्सेस टू फैमिली वेलफेयर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारी चीजें। बजट एस्टिमेट्स है, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है, किस तरीके से हेलो। इंक्रीज किया जा रहा है बजट, ये सारी चीजें इसमें आती मैम, इम्यूनाइजेशन का था। हैं। आपकी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है मैम? आप पूछे इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है? इम्यूनाइजेशन का मतलब आप पूछ रहे हो? यस मैम। अरे वैक्सीन प्रोवाइड करना, वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन लगाई जाती है जो न्यू चाइल्ड बर्थ होता है, ओके। तो हॉस्पिटल्स में फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करना, देन जो प्रेग्नेंट वेमेन है उनको, इम्यूनाइजेशन, दैट कम्स अंडर इम्यूनाइजेशन। ओके मैम, थैंक यू। श्योर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का फैमिली वेलफेयर। फिर बहुत सारी स्कीम्स थी जो हेल्थ के लिए आई गई थी, जो आता है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आर द इंस्टीट्यूशंस,
like hospitals that are providing health. Second are the knowledge, capacity, and third are the healthcare services. Healthcare services. So basic idea क्या है health infrastructure के लिए? Skilled doctors हो, doctors they should have proper skills. उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ऑनलाइन अगर हम लोगों को डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना है वो सारी चीजें. देन public health services to provide low cost or even free of cost services to the people who do not have enough facilities, who cannot avail the high. हॉस्पिटल में किसी भी छोटी चीज ले जाते हैं बहुत लंबा चौड़ा बिल बनता है. तो पब्लिक सर्विसेज है ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी ये सारी मेडिकेशन और सर्विसेज मिल सके. देन रिसर्च डेवलपमेंट, ये नॉलेज कैपेसिटी में आता है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी जरूरी होता है. तो इसी के अंदर बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे क्योंकि इंडिया में अभी भी हम लोगों को कोई ऐसा फ्री या कंपलसरी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है. तो वो सारी चीजों को टैकल करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे. मेन जो दो तीन थे, फर्स्ट वाज द पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन. ये किस लिए था हमने अभी पढ़ा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम्स के लिए, ताकि जो न्यू एंड इमर्जिंग डिजीजेस हैं उनको ट्रीट किया जा सके, उनको डिटेक्ट किया जा सके. एंड दिस has evolved to become the largest pan-India public health infrastructure initiative. Pan-India मतलब all across India. And since 2005 ये work करता है, right? So आयुष्मान भारत health infrastructure mission किसके लिए? For diagnosis और and treatment of new and emerging illnesses. किसी भी पॉलिसी को जब आप याद करते हो अपने एग्जाम के लिए तो उसमें दो तीन चीजें करनी है. पहला क्या होता है उसका ऑब्जेक्टिव, पहले तो फुल फॉर्म PMABHIM, इसका फुल फॉर्म याद करना है. ऑब्जेक्टिव याद करना है, ईयर ऑफ लॉन्च, बस इतना. ऑब्जेक्टिव, ईयर ऑफ लॉन्च, फुल फॉर्म इतना याद कर लोगे आपको एग्जाम में से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा. देन देयर इज 2021 केम द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. इसको नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी कहते हैं. फॉर एस्टैब्लिशिंग द बैकबोन बिल्ड टू सपोर्ट कंट्रीज इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं. मतलब हम लोग कहाँ कहीं भी किसी भी लोकेशन में हो हम लोग इजीली हेल्थ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. हम लोग स्किल डॉक्टर्स से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं. ऑल्सो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ये बजट 2021 में लॉन्च हुआ था. तो ये सारी चीजें किस लिए? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप. तो इंफ्रास्ट्रक्चर के चैप्टर में इतना ही है. यस, इंफ्रास्ट्रक्चर के चैप्टर में इतना ही है. हम लोगों ने सारे तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर देखे. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, फैमिली, सोशल वेलफेयर, ये सारी चीज. इस चैप्टर से क्वेश्चंस इसी में आते हैं, टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो सारे टाइप्स आपने देख लिए हैं, आपने समझ लिया उसके अंदर क्या है. बजट देखना है, बजट देख लिया. फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत नहीं पढ़ना है. ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन, ठीक है. सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है व्हेन वी आर इंटरैक्टिंग विद अदर नेशन. पहले क्या था? इंडिया वॉज अ क्लोज्ड इकोनॉमी. कुछ सेक्टर्स होते हैं हर एक इकोनॉमी में, चार मेन सेक्टर्स होते हैं. एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है प्रोडक्शन या फिर जिसको फर्म्स कहते हैं, तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर. ये है थ्री सेक्टर इकोनॉमी. जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग फोर्थ सेक्टर को इंक्लूड कर देते हैं, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रोबो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो जब हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से के साथ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो दैट कम्स अंडर द ग्लोबलाइजेशन. सबको पता है क्या होता है ग्लोबलाइजेशन. कौन प्रमोट करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं? सारे कोटास हटा दो, टेरिफ हटा दो, एकदम फ्री फ्री ट्रेड प्रमोट करता है. फ्री ट्रेड, सारे नेशंस के बीच में फ्री ट्रेड प्रमोट करता है. अब बहुत सारे स्टेप्स हुए थे जिसके ग्लोबलाइजेशन डेवलप हुआ है या और ज्यादा इंक्रीज हुआ है. जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन आया था, वर्ल्ड वॉर 1 आया था. इससे क्या होता है, धीरे धीरे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बढ़ना शुरू हो गए थे फिर से. बट फिर उसके बाद WTO ने बहुत सारे स्टेप्स लिए फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, राइट. तो इसलिए लेबर फोर्स, कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज
सबका फ्री ट्रेड हो सके, इसके लिए उसने ये ग्लोबलाइजेशन को और ज्यादा इम्प्रूव किया था। मतलब इंटरकनेक्टेडनेस क्रिएट करने के लिए बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? विद द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991-90। देखो पहले भी था, बहुत अच्छे से था, ग्लोबलाइजेशन था, बट इंडिया बहुत सारी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस यूज कर रहा था। इंडिया क्या यूज कर रहा था? एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। क्यों यूज कर रहा था, कोई बताएगा? व्हाई वाज इंडिया यूजिंग अ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अर्लियर टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? क्या लगता है क्यों यूज कर रहा था? कोई तो गेस करो, क्यों यूज कर रहा था प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी? प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी क्या होता है? प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी में क्या होता है? हम लोग टेरिफ लगाते हैं, हम लोग कोटास लगाते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, चाहे वो इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट, हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते To improve its own economic. हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। Ma'am, to improve its own economic. इम्प्रूव इट्स ऑन इकोनॉमी, एक तरीके से, ठीक है। ठीक है, प्रोटेक्शनिस्ट में पास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसके बाद भी प्रोटेक्शनिस्ट, इसमें टर्म क्या आ रहा है? प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक फर्म। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, एकदम से क्या हुआ कि बहुत सारा कंपटीशन फेस किया। उन लोग को लगा कि जो हम लोग के पॉलिसी मेकर्स थे कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी कि अपनी डोमेस्टिक फर्म्स को बचाओ, प्रोटेक्ट आर डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, यस, टू प्रोटेक्ट इंडियन मार्केट फ्रॉम फॉरेन एंटिटी, वेरी। तो अपनी डोमेस्टिक फर्म्स को, इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी इंडिया यूज कर रही है। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, यहीं पे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, यहीं पे कंज्यूम करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी इज नॉट गुड फॉर अस। वाई? बिकॉज प्रॉफिट्स नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की वजह से। So to increase the development and growth of the economy, it was important to use a more open concept for the nations. इसीलिए ग्लोबलाइजेशन इंडिया में भी इंक्रीज हुआ। फिर 1991 रिफॉर्म्स हुए, और फिर एक्सपोर्ट्स को एज अ ग्रोथ इंजन डिसाइड किया गया, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन हुआ, इट बूस्टेड द प्रोडक्टिविटी एंड सो ऑन। तो दिस वाज द इम्पैक्ट। जब 1991 से पहले अगर आप देखोगे तो जीडीपी में या फिर एफडीआई में बहुत ग्रोथ नहीं था। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से क्या हुआ, हम लोगों की इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट मिला। बहुत सारे ओपन अप किया गवर्नमेंट ने, बहुत सारे स्टेप्स लिए, टेरिफ रिड्यूस किए। ये सारी चीजें आती हैं 1991 रिफॉर्म्स के बारे में। इसके बारे में ना हम लोग, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है एक चैप्टर सेपरेटली, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि रिफॉर्म्स में कौन कौन से स्टेप्स लिए गए। वो भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे उसको, लेकिन एफटीपी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसमें टर्म आता है फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, इंश्योरिंग दैट एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड इक्वली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल जो डेवलप्ड नेशन है, मतलब प्रोटेक्शन पॉलिसी इसलिए यूज कर रहे थे ना कि हम लोग को लग रहा था डेवलप्ड जो नेशन है वो हम लोग का फायदा उठाएंगे, उनको फायदा होगा, हमको नुकसान होगा। ऐसा ना हो, इसके लिए फेयर ग्लोबलाइजेशन ये एक टर्म है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी भी गवर्नमेंट डिस्कस कर रहे हैं किस तरीके से फेयर ग्लोबलाइजेशन प्रमोट किया जा सकता है, कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है द राइट्स ऑफ द डेवलपिंग नेशंस, हाउ दे कैन बी प्रोटेक्टेड। अगर सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे इक्वली, तो डेफिनेटली जो डेवलप्ड नेशंस है उनको ज्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग और द अंडर डेवलप्ड नेशन। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? वो फेयर ग्लोबलाइजेशन फॉलो करता है। अब यहाँ पे जरूरी क्या है? ग्लोबलाइजेशन को हर तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, लोकल, नेशनल, रीजनल, ग्लोबल लेवल्स। अच्छा, ए, रिवर्स ग्लोबलाइजेशन। रिवर्स ग्लोबलाइजेशन फिर से हम लोग, रिवर्स ग्लोबलाइजेशन, इसका क्या मतलब है? अब हम लोग एक टाइम हम लोग देख रहे हैं जिसमें फिर से कंट्रीज प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज दिखा रहे हैं। धीरे धीरे वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ, बहुत सारी रीजंस थे। जियो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, आप लोग ने ब्रेग्जिट के बारे में सुना होगा। फिर उसी पे बेस था जो रशिया यूक्रेन वॉर था, चाइना यूएस का जो सिचुएशन था, फिर
चाइना इंडिया का सिचुएशन जो अभी है, चाइना के प्रोडक्ट्स को हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, हम लोग बता रहे हैं कि ट्रेड प्रोटेक्शन यूज किया जा रहा है। नेशंस अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए विद इन स्पेसिफिक लिमिट्स दे आर यूजिंग दीज ट्रेड प्रोटेक्शन, और डब्ल्यूटीओ भी अलाउ करता है, बोलता है ठीक है थोड़े बहुत ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी जरूरी है। सो दिस इज नोन एज deglobalization, the process of reducing dependency and integration amongst the particular units throughout the world. So this is known as deglobalization. जब गवर्नमेंट कुछ लॉज लगाती है या फिर वो प्रोहिबिट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को, तो उसको कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म या प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स टू प्रोटेक्ट द होम प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। जैसा कि हमने कहा डोमेस्टिक जो भी इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्शनिज्म तीन तरीके से हो सकता है, या तो हम लोग टेरिफ्स लगा सकते हैं, या फिर हम लोग इम्पोर्ट कोटास लगा सकते हैं। ऑल्सो देर आर द नॉन टेरिफ बैरियर्स। बहुत डिटेल में इम्पोर्ट कोटास क्वांटिटी को कंट्रोल करता है कि इतनी ही क्वांटिटी इंपोर्ट करेंगे। टेरिफ क्या करते हैं, ये क्वालिटी को करता है। नॉन टेरिफ बैरियर्स होते हैं। अब इंटीग्रेशन के भी ना बहुत सारे लेवल्स होते हैं। फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया आपने सुना होगा, एफटीए बोलते हैं। देन देर इज कस्टम यूनियंस, कॉमन मार्केट्स आर देयर, कॉमन मार्केट्स आर देयर। तो ये सारे इंटीग्रेशन के लेवल्स, फ्री ट्रेड एरिया में कितना इंटीग्रेशन है। फिर बहुत सारे ऐसे जैसे नाफ्टा हो गया, साफ्टा हो गया, ये क्या कहलाते हैं, ये ट्रेड अग्रीमेंट्स कहलाते हैं, जिसमें नेशंस हैं वो एक साथ आ जाएंगे, वो अपने सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगे। उसके अलावा प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स आते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं नॉन टेरिफ बैरियर, ये कुछ टाइप्स हैं जिसमें लोग प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स यूज करते हैं। जैसे कि ट्रेड में, प्राइस राइज में, सब्सिडी में, इन सारी चीजों में। उसके अलावा किस तरीके से डब्ल्यूटीओ सब्सिडी प्रोवाइड करता है अलग अलग नेशंस को, वो भी उसके अंदर आता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट। डब्ल्यूटीओ ने एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंपॉर्टेंट फर्म की तरह इसको सेटलमेंट किया है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट, किसी भी दो नेशंस के बीच में अगर ट्रेड को लेके प्रॉब्लम्स है, डिस्प्यूट्स है, तो एज अ मीडिएटर एक्ट करके डब्ल्यूटीओ उसको सॉल्व करेगा। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इससे है। ठीक है। तो हाँ, आज के टाइम पे एक और टर्म ये आप लोग समझ लो, एक होता है इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, इनवर्ड लुकिंग, और एक होता है आउटवर्ड लुकिंग, है ना। इनवर्ड लुकिंग होता है जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स होता है, आउटवर्ड लुकिंग होता है जो ग्लोबलाइजेशन के मेजर्स होते हैं। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी एंड आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसीज को ही फॉलो करें, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ में खुद को इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़े बहुत स्टेप्स लेना भी जरूरी। ठीक है। ये ग्लोबलाइजेशन में हम लोगों को इतना ही पढ़ना। यस, ग्लोबलाइजेशन में इतना ही पढ़ना। एक और चैप्टर कर लें, टाइम है। बताइए, एक और चैप्टर कर ले, नेक्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यस, यस, ठीक है। इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो जहाँ पे हो ना बता दीजिएगा। वैसे तो बहुत सिंपल चैप्टर था ग्लोबलाइजेशन, इसमें तो कुछ है भी नहीं ज्यादा पढ़ने को। इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो बस नहीं होना चाहिए। मैम बस है आज के लिए। जी, कोई कुछ कह रहा है। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोग को, वॉइस आ रही है।
कोई कंफर्म कीजिए, मेरी वॉइस आ रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है, कुछ टेक्निकल इशू है मुझे लग रहा है। अब ठीक है ना, शायद अब ठीक है। कोई मुझे कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में या बोल के। नहीं आ रही है मेरी वॉइस। आ रही है, अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब दिख रहा है। ओके सॉरी, मेरी तरफ से कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, ठीक। हाँ जी, बताइए, स्क्रीन दिख रही है। यस मैम। ओके ओके। ठीक है, तो एक और चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म। हाँ, सबसे पहले जब हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना, तो हम लोग के दिमाग में क्या आता है? 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बट उसके पहले भी इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए जा चुके थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे। जैसे कि 1980s के टाइम में ऐसे कुछ चेंजेस थे जो कि आए थे, जैसे कि देयर वाज द वॉशिंगटन कंसेंसस, आपने सुना है? वॉशिंगटन कंसेंसस 1980s में। लिमिटेड डीरेगुलेशन था, लिबरलाइजेशन थोड़ा बहुत देखने को मिलता था जो पहले के टाइम पे था। तो वो होता है वॉशिंगटन कंसेंसस डॉक्ट्राइन। इसको फॉलो करके बहुत सारी कंट्रीज ने अपने रेगुलेशन को थोड़ा थोड़ा कम किया था, रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा कम किया था, लिबरलाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश की गई थी। बट जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं ना, तो ये सारे जो रिफॉर्म्स पहले लिए गए थे वो उतने इंपॉर्टेंट हम लोग नहीं कैटेगराइज करते। हम लोग क्या कैटेगराइज करते हैं? जो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, बिकॉज इसी में ज्यादातर डेवलपमेंट देखने को मिला था, इसी में ज्यादातर चेंजेस आए थे, कंप्लीट जो स्ट्रक्चर था ना वो चेंज हुआ था। अब 1991 के जो रिफॉर्म्स आए थे, इसके अंदर क्या क्या था? सबसे पहले रीजंस। रीजन क्या थे? रीजन बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है। पहले तो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम लोग का इम्पोर्ट बहुत ज्यादा था और एक्सपोर्ट बहुत कम था, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर, पहले प्राइवेट सेक्टर तो काम कर नहीं रहा था इंडिया में, ओनली पब्लिक सेक्टर वाज वर्किंग। पब्लिक सेक्टर वाज इन्वॉल्व इन द बैंकिंग सेक्टर, इन फैक्ट इवन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल, एंड दीज फर्म्स दीज आर नॉट वर्किंग एज पर, इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे थे लोग, डेट में चल रहे थे। वो लोग सिवियर डेट में चल रहे थे। फॉरेक्स रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया के सिवियरली ड्रॉप हो गए थे, बहुत कम रह गए थे। अब तो इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हम लोग के पास दैट even if we do not get more, we can still sustain our economy for the next 4 to 5 years. Now we have enough foreign exchange reserves with us. But उस टाइम पे नहीं था हम लोग का, मुझे लगता है शायद कुछ 1%, 2% ऐसा रह गया था उस टाइम पे। बहुत कम फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास रह गया था। जब फॉरेन एक्सचेंज नहीं था तो हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे, राइट? फॉरेन एक्सचेंज कम था। उसके अलावा गवर्नमेंट डेट में थी। गवर्नमेंट डेट्स, ह्यूज गवर्नमेंट डेट्स वर देयर, फिस्कल डेफिसिट्स फेस करने को मिल रहे थे। गवर्नमेंट डेट मतलब गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा लोन ले लिया था पास्ट में, जो आईएमएफ है और कंट्रीज है, तो वो सब हो गया था। उसके अलावा क्या हो गया था? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सब ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। तो ये सारी चीजें आ गई थी, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हम लोग को रिफॉर्म्स लाना जरूरी था। अब रिफॉर्म्स के अंदर ही जो हम लोग के रिफॉर्म्स है, दीज वर नोन एज द एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ये पिलर्स हैं जो रिफॉर्म्स थे 1991 के, ये उसके
पिलर्स है। एम क्या था? हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, लोअरिंग इन्फ्लेशन, मिनिमाइज द करंट अकाउंट डेफिसिट एंड एड्रेस द बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू। इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना है, जीडीपी को इंक्रीज करना है, लोअरिंग इन्फ्लेशन, प्राइस इन्फ्लेशन रिड्यूस करना है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट में हम लोगों का एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात की गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात की गई। ये सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आए थे। ऑल्सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, दिस वाज वन ऑफ द की गोल्स, दिस वाज वन ऑफ द की गोल्स बाय 1991 रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड। तो इसके अंदर पॉलिसी चेंजेस किए गए थे टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इम्प्लीमेंट करने के लिए। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को चेंज किया गया था, डी लाइसेंसिंग हुई थी। उसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस जो कि प्राइवेट सेक्टर में थे वो हटाए थे। ये सारी चीजें किसमें आई थी? लिबरलाइजेशन में आई थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, पावर्टी जो इतनी ज्यादा हमारे यहाँ थी ना एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल आउटपुट से रिलेटेड, उसको कम करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ये रिफॉर्म्स थे जो इंट्रोड्यूस किए गए थे। हम लोग इस चैप्टर में बहुत जितने भी सेक्टर्स के रिफॉर्म्स है सब डिस्कस करेंगे। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स है, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हैं जो आए थे, एफटीपी शायद नेक्स्ट चैप्टर में होगा। ये सारे रिफॉर्म्स, प्रूडेंशियल जो नॉर्म्स है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या था? ट्रेड अग्रीमेंट्स को रिलैक्स करना, फेवर टू ट्रेड टू थ्राइव। लिबरलाइजेशन में ये सारी चीजें थी। ट्रेड अग्रीमेंट्स को रिलैक्स कर दिया गया था इकोनॉमिक फ्रंटियर्स के लिए। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं, एमएनसीज हैं, उनको इनवाइट किया गया कि आओ इंडिया में आप लोग इन्वेस्ट करो। प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया गया। इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग इंट्रोड्यूस की गई। ये सारी चीजें आई थी लिबरलाइजेशन के अंदर। प्राइवेटाइजेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर के रोल्स को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, और पब्लिक सेक्टर, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी पब्लिक सेक्टर के अंदर, उनको प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट किया गया था। पहले क्या था कि केवल पब्लिक सेक्टर ही वर्क कर सकता था, फिर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज थी जो प्राइवेट सेक्टर को भी उसके लिए ओपन किया गया था। एंड ग्लोबलाइजेशन हमने ऑलरेडी देख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ट्रेड करने के लिए, टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने इंक्रीज करने के लिए, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, सो दैट टू इंक्रीज द डोमेस्टिक कैपेसिटी। तो ये रियल सेक्टर है, रियल सेक्टर। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स आए थे। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए क्या था? टू एस्टैब्लिश एन एफिशिएंट, प्रोडक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। बैंकिंग, बैंक हो गए, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज हो गए, उन सब में रिफॉर्म्स आए थे टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, टू मेक इट मोर एफिशिएंट, स्टेबलाइजेशन। क्योंकि बैंक्स भी क्या चल रहे थे? लॉस में चल रहे थे। बैंक्स भी लॉस में चल रहे थे, तो उसको भी ठीक करने के लिए। एंड इसके पहले क्या था? 1990 रिफॉर्म्स के पहले फाइनेंशियल सेक्टर की सिचुएशन क्या थी? देयर वर कंट्रोल्ड इंटरेस्ट रेट, मतलब आरबीआई ने सेट कर दिया इतना ही इंटरेस्ट रेट है जो कि फॉलो करना है। सिग्निफिकेंट प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिसोर्सेज को कंट्रोल करती थी, बैंक्स खुद से नहीं कर सकते थे। माइक्रो रेगुलेशंस थे, इंक्लूडिंग बल्क ऑफ द फ्लो ऑफ फंड्स टू एंड फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसके लिए बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स आए। राइट, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में कुछ कमिटीज हैं, ये सारी हेलो कमिटीज आपको याद रखनी है, कमिटी के नाम हेलो और उनके ईयर्स। चक्रवर्ती कमिटी ऑन मॉनिटरी पॉलिसी, उन्होंने मॉनिटरी पॉलिसी पे अपनी कमिटी रखी 1985 में। देन नरसिम्हम वन कमिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स है, नरसिम्हम वन एंड नरसिम्हम टू इसी पे बेस्ड है। तो नरसिम्हम वन कमिटी, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स 1991, इसी पे रिफॉर्म्स फॉलो हुए। देन पद्मनाभन कमिटी टू रिव्यू द बैंक सुपरविजन 1996, नरसिम्हम कमिटी टू रिव्यू ऑफ द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स आए थे उसका रिव्यू 1997 में। वर्मा कमिटी ऑन द वीक बैंक्स एंड आर एच खान कमिटी ऑन हार्मोनाइजेशन ऑन द रोल्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स इन 1998। तो ये सारी चीजें आई थी। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता? हाँ, यही सारी कमिटीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। जितने भी रिफॉर्म्स आए थे ये कमिटी से थे। फिर इंट्रोडक्शन क्या था? फेज मैनर में, फेज इम्प्लीमेंटेशन था। प्रूडेंशियल मेजर्स हम डिस्कस करेंगे, प्रूडेंशियल मेजर्स लिए गए थे। कंपटीशन इनहांसिंग मेजर्स,
डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश किया गया, लोक अदालत को, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को, सरफेसी एक्ट के अंदर किस तरीके से डेट रिकवर करना है, लोन रिकवरी किस तरीके से करनी है, उसके लिए नॉर्म्स को और ज्यादा बेटर किया गया। तो ये सारे एस्टेब्लिशमेंट्स हुए थे, ठीक है। फिर हमने कहा ना phase manner in different phases these reforms were implemented। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपको पीपीटी तो मिल ही जाएगी ये सारी कमिटीज के लिए, इसको याद कर लेना कि कौन सी कमिटी कौन से साल में आएगी। फिर फर्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म्स, फर्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म्स मतलब कि नरसिम्हम कमिटी 1। 1991 में ये कमिटी बैठी थी, 1992 में इम्प्लीमेंटेशन इसका स्टार्ट हो गया था। तो दिस वाज द कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नरसिम्हा, ठीक है। कमिटी का अपॉइंट किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, टू रीबिल्ड द फाइनेंशियल हेल्थ, दिस वाज द एम, to rebuild the financial health of the nation, of the commercial banks and to make it more efficient। कमिटी की रिकमेंडेशन में फिर आरबीआई ने फरवरी 1992 में नई गाइडलाइंस दी थी ऑन हाउ इनकम रिकॉग्निशन हैज टू बी डन, asset classification, income recognition, asset classification, and also the provisioning requirement। ये सारी नई चीजें थी, गाइडलाइंस थी जो कि आरबीआई ने इशू की थी। नए स्टैंडर्ड्स थे जो कि पुट किए गए थे टू ब्रिंग मोर अटेंशन टू क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है, रिकवरी मैकेनिज्म से रिलेटेड, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम्स यहीं पे फेस हो रहे थे। लोन्स रिकवर करने में बैंक को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको किस तरीके से एफिशिएंट किया जा सकता है। ऑल ऑफ दीज नॉर्म्स आर गिवन बाय आरबीआई इन दिस फेज, द फर्स्ट फेज। तो क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे 1992 में? कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स दिए गए थे, रिडक्शन ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये हम लोगों ने पिछले किसी चैप्टर में डिस्कस किया था ना, लीगल रिजर्व रेशियोज, ठीक है, तो इसको फिर से नहीं करेंगे। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, डीरेगुलेशन ऑफ लेंडिंग रेट्स, बैंक्स खुद से एक सर्टेन लिमिट के अंदर सेट कर सकते हैं, क्रेडिट डिलीवरी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स वर सेटअप, बेटर सुपरवाइजरी सिस्टम, एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक, जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया, मर्जर्स एंड अमेलगमेशन, किस मैम तरीके से लिक्विड रेशियो अलग का। अलग जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनके मर्जर्स हुए, अमेलगमेशन हुए, ये हेलो। सारे फर्स्ट फेज। मैम लिक्विड रेशियो के रिलेटेड डिस्कस सर नहीं किया आपकी हमने अभी तक। आपकी वॉइस मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैम लिक्विड रेशियो के लिए डिस्कस नहीं किए हैं। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो आरबीआई कुछ मेजर्स यूज करता है ना, मॉनेटरी मेजर्स यूज करता है आरबीआई, किस तरीके से सप्लाई को कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। उसी के अंदर एक आता है लीगल रिजर्व रेशियो, जिसके अंदर आता है कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। ये सेट करता है कि बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं उसमें से कितना पार्ट उसको रिजर्व में रखना है। कैश रिजर्व रेशियो, टोटल डिपॉजिट्स में से कितना पार्ट बैंक्स को रिजर्व रखना है एज विद आरबीआई। ये रिजर्व बैंक आरबीआई के साथ रखता है, सीआरआर सेट करते हैं ना। और उसके अलावा एसएलआर क्या होता है? एसएलआर होता है लिक्विड एसेट्स बैंक्स को अपने पास जो रिजर्व में रखते हैं, बैंक्स को अपने पास रिजर्व में रखना होता है। करंट सीआरआर रेट कोई बताएगा क्या है? 2023 में सीआरआर रेट क्या है और एसएलआर रेट क्या है? सीआरआर रेट क्या है जो दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर? अभी कैश रिजर्व रेशियो क्या चल रहा है? ये तो पता होगा, पता होना चाहिए। बताओ। कैश रिजर्व रेशियो का रेट चल रहा है, हाँ कोई बता। कैश रिजर्व रेशियो चल रहा है 4.5, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो चल रहा है 4.5, मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो चल रहा है 4.5, मतलब कि अपने डिपॉजिट्स का 4.5% रिजर्व की तरह रखना है। और एसएलआर होता है लिक्विड फॉर्म में जिसको रखना होता है, और ये बैंक्स अपने पास रखते हैं, ये हमेशा ज्यादा होता है। आई थिंक ये अभी 18
18-20% के बीच में रहता है, 18 या 20% के बीच में कहीं चल रहा है, 18% ये चल रहा है, चेक कर लीजिएगा। बट फिलहाल तो ये होता है सीआरआर और एसएलआर, मतलब कि पार्ट ऑफ द डिपॉजिट्स दैट दे हैव टू कीप एज रिजर्व, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड एसेट्स में से कितना उसको अपने पास रिजर्व में रखना। अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, ठीक है, सही। अगर कोई ऐसी टर्म है जो आप लोग को पता होगी, सारी चीजें डेफिनेटली पहले से ही पता होगी, अगर रिवाइज करने का मन है आप पूछ लोगे, हम लोग रिवाइज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म जो कि नरसिम्हम कमेटी 1 में था। सेकेंड फेज ऑफ रिफॉर्म अगेन नरसिम्हम कमेटी 2, जिसमें रिव्यू किया गया, टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, टू चार्ट अ प्रोग्राम फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ताकि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को और ज्यादा इंटरनेशनली कॉम्पिटेटिव किया जा सके। तो ये कब आया था? 1998 में दिस कमिटी वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अगेन एम नरसिम्हा। उन्होंने ये किया। उसमें क्या क्या आया था? डीरेगुलेशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग, प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एंड कैपिटल एडिक्वेसी। ठीक है, अब एक एक करके सब देख लेते हैं। ये जो सेकंड फेज था ना, डीरेगुलेशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग, उसके अलावा प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या होते हैं? जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रूल्स हैं, जो कि बाकी बाहर के फॉरेन बैंक्स फॉलो कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं, उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट करना, वो होता है प्रूडेंशियल नॉर्म, टू लोअर द टोटल रिस्क ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, बेसल 2, कौन सा बेसल, हम लोग भी कौन सा बेसल फॉलो कर रहे हैं बताइए? कौन सा बेसल फॉलो कर रहे हैं? कौन सा बेसल फॉलो कर रहे हैं हम लोग इंडिया में? चार्ट कोई तो नहीं। बेसल 3, राइट, बेसल 3, वेरी गुड। अभी करेंटली हम लोग का बेसल 3 चल रहा है। बेसल 2 में इस टाइम पे फोकस एरियाज क्या थे? एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करना, कैपिटल एडिक्वेसी को देखना, एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस। ये बेसल 2 नॉर्म्स थे जो कि फॉलो करने की बात हुई थी। बेसल 3 नॉर्म्स में क्या क्या चीजें आई थी वो भी आपको देखना है। क्या मेजर्स लिए गए थे इसके अंदर? मतलब रिस्क वेटेड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR बोलते हैं ना इसको। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, अकाउंटिंग नॉर्म्स दिए गए थे। फिर उसके बाद वेरियस जो असेट क्लासेस हैं एनपीएस के अंदर जो डिफाइन किए गए थे, देयर आर द बैड लोन, स्ट्रेस्ड असेट्स, ये सारी चीजें आई थी। उसके अलावा क्या किया गया था? मार्केट टू मार्केट प्रिंसिपल था इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। ये सारे स्टेप्स है जो कि लिए गए थे। ठीक है, तो ये आए थे हम लोग के प्रूडेंशियल नॉर्म्स, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस। प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या है? इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेसल 2। फिर आए थे सुपरवाइजरी नॉर्म्स, मतलब कि बैंक के सुपरविजन के लिए ये सुपरवाइजरी नॉर्म्स आए थे। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन वाज डन। कैमल सुपरवाइजरी रेटिंग सिस्टम, कैमल। सी क्या है? सी इज कैपिटल एडिक्वेसी, A is asset quality, asset quality. Then M refers to management, E refers to earnings, and L is liquidity. L is liquidity. तो ये सारे फैक्टर्स को फोकस करने के लिए कैमल सुपरवाइजरी रेटिंग सिस्टम को यूज किया गया था फॉर द सुपरविजन, रिस्क बेस्ड सुपरविजन, कंसोलिडेशन, इन सबसे रिलेटेड के लिए। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं उनके रोल्स को रिवाइज किया गया, ज्यादा इंटरनल कंट्रोल की स्ट्रेंथनिंग की गई थी, स्ट्रेंथनिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ड्यू डिलिजेंस। कंप्लायंस पढ़ा है आप लोगों ने ना? कंप्लायंस, आपके पेपर में कंप्लायंस फंक्शन था, उसको इंक्रीज किया गया था। किस तरीके से जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो किया जा रहा है, ड्यू डिलिजेंस। तो कंप्लायंस यहाँ पे आया था। ओके, बेसिक, हाँ। तो ये थे हम लोगों का सेकंड में सुपरवाइजरी नॉर्म्स। फिर कंपटीशन नॉर्म्स भी आए थे, कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी गई थी, ओनरशिप, पब्लिक ओनरशिप कम की गई थी, एंड measures were taken to obtain capital from the stock market up to 49% of the paid up capital। तो कंपटीशन को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। तो पहले क्या था? लिमिटेड एक्सेस था प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स का।
पर फिर अब इंडिया में प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स आर आल्सो अलाउड, दे आर परमिटेड टू ऑपरेट इन इंडिया. नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट is also allowed, as well as foreign portfolio investment. Both of these are allowed. Direct measures say, indirect measures say, to diversify the product portfolio, even increase the activities that the banks are participating in, not just retail banking, commercial banking, cooperative banking, and so on. तो ये सारी चीजें की गई थी टू इंक्रीज द कॉम्पिटिशन. वाई कॉम्पिटिशन इंक्रीज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम लोग के सेंस दिमाग में ऐसा नहीं रहेगा कॉम्पिटिशन है, वी वुड नॉट स्ट्राइव टू परफॉर्म बेटर. कंपटीशन रहेगा. कंपटीशन कौन पोस्ट कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कर रहे हैं, फॉरेन सेक्टर बैंक्स कर रहे हैं. सो द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर आल्सो नाउ यूजिंग द न्यू technology. That is why competition reforms came. Then after that, market reforms, जो रेगुलराइज इंटरेस्ट रेट से उनको हटाया गया, सीआरआर को कम किया गया, एसएलआर को कम किया गया, प्रीएम्पशंस को कम किया गया था. जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है यही सीआरआर एसएलआर, प्योर इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट, ऑक्शन बेस्ड रेपोज, ये सारी चीजें की गई थी मार्केट रिफॉर्म्स के लिए. मतलब कि मार्केट को और ज्यादा ओपन करने के लिए और ज्यादा लिबरलाइज करने के लिए. तो ये सारी स्टेप्स. अच्छा, शार्प रिडक्शन प्रीएम्पशन प्राइसेस कैसे किया गया था? एडमिनिस्टर्ड जो इंटरेस्ट रेट्स थे उसमें ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करा. फिर उसके अलावा इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट, ये सारी चीजें, ये स्टेप्स लिए गए थे मार्केट को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव करने के लिए. तो बहुत गेटिंग कंफ्यूज. अच्छा ओके. कहाँ पे? अच्छा, आप लोगों को टर्म्स नहीं समझ में आ रहे हैं या फिर थक गए? आज के लिए रोक दें क्लास को? क्लास को यहीं पे खत्म कर देंगे? देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो हम लोगों के चैप्टर में है, हम लोग को पढ़ने हैं. यस इनफ मैम. अच्छा ठीक है. ओवरलोड हो गया. कोई बात नहीं. क्वेश्चंस करने, क्वेश्चन सॉल्व करने के, क्वेश्चंस नहीं करने? क्वेश्चंस भी कल करें. क्वेश्चन यस. ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास. क्वेश्चंस कर लेते हैं. ओके. चलो इजी इजी क्वेश्चंस करते हैं, इसमें तो इजी होगा. फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is incorrect about infrastructure? Which of the following statements is incorrect about infrastructure? बताइए. Which of the following statements? Infrastructure is an important contributor to economic development. All infrastructure facilities directly impact the production of goods and services. Infrastructure is required to provide support service. इंफ्रास्ट्रक्चर इनकरेक्ट बताना है. क्वेश्चन में बोला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर? करेक्ट नहीं बता. नहीं, सी नहीं है, बी होगा ना. बी. ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डायरेक्टली इम्पैक्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये जरूरी नहीं है. जैसे कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है, लॉ इन्फोर्समेंट में कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन हो रहा है? डायरेक्टली नहीं इम्पैक्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली हो सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो सकता है, वो डायरेक्टली नहीं. सपोर्ट सर्विस, हाँ सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल करते हैं. जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, प्रोडक्शन हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट से मार्केट तक पहुंचाना, वो सपोर्ट सर्विस के अंदर आ सकता है. एजुकेशन सपोर्ट सर्विस के अंदर आ सकता है. इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है, ये भी ठीक है. लेकिन डायरेक्टली इम्पैक्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जरूरी नहीं. सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता है. तो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी. ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन बताइए. Which of the following statements is not a function of primary healthcare?
प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर उससे रिलेटेड होता है, मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड, क्लिनिक से रिलेटेड, या फिर जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, प्राइमरी। सी प्राइमरी हेल्थ केयर focuses on conducting research। बी कोई कह रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर इज इन्वॉल्व इन स्प्रेडिंग एजुकेशन एंड अवेयरनेस। नहीं, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। प्राइमरी हेल्थ केयर फोकसेस ऑन कंडक्टिंग रिसर्च, ये प्राइमरी हेल्थ केयर का नहीं है। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग एसेंशियल ड्रग्स, मेडिकल स्टोर्स में आ गया। अवेयरनेस, हाँ अवेयरनेस में आता है, जो गांव में हेल्थ के लिए किए जा रहे हैं, जो गांव में रूरल एरियाज में है। प्रमोटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है, ये प्राइमरी हेल्थ। प्राइमरी मतलब बेसिक, है ना। बेसिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन रिसर्च कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, ये तो हायर लेवल कर पाएंगे। यस, सी इज राइट, अमृत हेमंत जी। ऐसे सी इज द राइट ऑप्शन। प्राइमरी हेल्थ केयर फोकसेस ऑन कंडक्टिंग रिसर्च, ये प्राइमरी हेल्थ केयर का फंक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? अबाउट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, electricity is an essential component of social infrastructure, roads and highways are an essential component of social infrastructure, internet is an essential component, or housing is an essential component? Social infrastructure। ट्रू पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सही आंसर तक किसी ने दिया, इसका सही आंसर आया है हेमंत जी की। हेमंत जी की तैयारी बढ़िया चल रही है। हाउसिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। हाउसिंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में आ जाएगा। रोड्स एंड रेल हाईवेज किस में आ जाएगा? ट्रांसपोर्ट में। इंटरनेट कम्युनिकेशन में आ जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन में। हाउसिंग, हाउसिंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। सोशल वेलफेयर किससे हो रहा है? फ्री हाउसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आवास योजना। वेरी गुड, अब सब लोग डी दे रहे, बहुत बढ़िया। यस, डी इज द राइट। नहीं, ए नहीं है, डी है, डी है। गुड। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट the role of infrastructure development is true? Which of the following statements about the role of infrastructure development is true? बताइए। Infrastructure helps to raise the overall productivity of the factors of production. Infrastructure helps to improve the quality of life in a country. Both A and B are incorrect. Both A and B are correct. Option very easy. D. Yes. D, 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 D. Yes. 4D. Very nice. Very nice. Both A and B are correct. Both A and B are correct. इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कोई बताएगा क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वाइल्ड गेस। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? हमने बोल तो दिया प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि सॉलिड, नहीं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि प्रोडक्शन को हेल्प करते हैं। जैसे कि इसमें चार चीजें आती हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। हमें लैंड चाहिए फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, हमें लेबर चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, कैपिटल चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये आ जाता है मेरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर है डी। विच sector experience the least profit due to the effect of globalization? अगर इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो भी एक वाइल्ड गेस होगा, वो आराम से आंसर कर सकते। Which of the following sectors least profit? 3 3 yes, एग्रीकल्चर। बिल्कुल, एग्रीकल्चर को सबसे कम फायदा मिला था ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कुछ खास ग्लोबलाइजेशन का असर एग्रीकल्चर में तो था नहीं। ठीक है, very good, 3 3 yes. Next question, which of these organizations emphasizes on the liberalization of foreign investment and foreign trade? अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके सेपरेट चैप्टर भी है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है, WTO क्या करता है, WHO क्या करता है, ILO क्या करता है।
वो भी पढ़ना है, तो वो भी थोड़ा एग्जॉस्टिंग चैप्टर है, सबके रोल्स कब स्टैब्लिश हुआ था डिफरेंस से। 6 का सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बढ़िया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बेसिकली क्या करता है, लोन्स देता है, लोन्स देता है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी बात करता है, लेबर वेलफेयर की बात करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो रिलेटेड ही नहीं है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन ट्रेड से। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, सही है। फिर अच्छा, ये तो रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस है, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, होता है तो ठीक है वरना आंसर बताएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का WTO, वेरी गुड, सबका सही है। To solve the balance of payment crisis in 1991, Indian rupee was dash against foreign currency. Depreciated, devalued, depreciated, revalued. मतलब समझ लो सबका। अप्रिशिएटेड और रिवैल्यूड एक साइड आता है, अप्रिसिएटेड और रिवैल्यूड एक साइड आता है, डेप्रिशिएटेड और डिवैल्यूड एक साइड आता है। जब रुपी की वैल्यू को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, वो आता है अप्रिशिएटेड या रिवैल्यूड में। डिक्रीज किया जाता है तो वो आता है डेप्रिसिएटेड या डिवैल्यू में। अब डिफरेंस क्या होता है, रिवैल्यूएशन जो होता है ये अपने आप होता है, सॉरी, जो अप्रिसिएशन होता है ना ये अपने आप होता है, ठीक है। अप्रिसिएशन ये नेचुरल फोर्सेस से होता है, उसी तरीके से डेप्रिसिएशन नेचुरल फोर्सेस से होता है। लेकिन रीएवैल्यूएशन क्या करता है, ये गवर्नमेंट या फिर जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी है ना, ये जानबूझकर करता है, या फिर डिवैल्यूएशन भी गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटी करता है। डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट कम हो रहे थे, इंपोर्ट ज्यादा हो रहे थे, है ना। इसको इस तरीके से समझो कि जब किसी भी चीज का पैसा कम होगा तो फिर हम ज्यादा खर्च करेंगे, है ना। किसी भी चीज का पैसा कम होगा तो फिर हम उसको ज्यादा खर्च करेंगे। या फिर अगर कोई चीज 10 रुपए की है तो आप उसको ज्यादा बाय करोगे, तो फिर जब इंडियन रुपी की वैल्यू कम होगी तब उसको बाय किया जाएगा, या जब इंडियन वैल्यू रुपी की वैल्यू ज्यादा होगी तब उसको बाय किया जाएगा। अब आंसर करो, जब इंडियन रुपी की वैल्यू कम होगी तब उसको बाय किया जाएगा, या जब इंडियन वैल्यू की रुपी की वैल्यू ज्यादा होगी तब उसको बाय किया जाएगा। कम होगी, यस एग्जैक्टली। अगर इंडियन रुपी, हम लोग क्या करना है, हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना है ना, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, कुछ चीजें बाहर भेजेंगे, हमको पैसा मिलेगा, तो क्या किया, डीवैल्यू किया। गवर्नमेंट ने जानबूझ के स्टेप्स लिए कि इंडियन रुपी की वैल्यू को डिवैल्यू किया जाए अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज, ताकि क्या हो, एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हो जाए। डी, यस, समझ में आ गया सबको डिवैल्यू डिप्रिसिएशन का मतलब, अच्छे से याद रहेगा, याद रहेगा। एक्स, प्लीज एक्सप्लेन। एग्जाम्पल दूं, ओके, ओके। इसी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही एग्जांपल लो, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की ही बात हो रही है यहाँ पे। हम लोग जब क्या किया कि रुपी की वैल्यू कम कर दी, अगर मेरे पास रुपी की वैल्यू ज्यादा है, मतलब यहाँ पे ऐसे मान लो कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। अब यहीं पे क्या हो गया, $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, है ना। $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। तो अब 75 रुपीज में मैं कम चीजें खरीद पाऊंगी। अगर मैं कम चीजें खरीद पाऊंगी, वन सेकेंड रुकिए तो फिर उसको क्लियर कर देते सही से। ठीक है, जब हम लोग बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन या फिर डिवैल्यूएशन, पहले डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन, इसका मतलब क्या होता है, रुपी की वैल्यू कम की जा रही है एज अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी क्या ले लिया हमने, डॉलर, ठीक है। तो हमने क्या किया कि रुपी की वैल्यू कम कर दी, पहले $80 था रुपी का, अब हमने क्या कर दिया, $75 कर, 75 रुपीज कर दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है, अब रुपी क्या हो गया, रुपी यहाँ पे सस्ता हो गया। लेकिन डेप्रिसिएशन करने की वजह से क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन की वजह से एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, क्योंकि रुपी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अब मैं उतने ही पैसे में कम चीजें खरीद पाऊंगी,
यहाँ पे अगर मैं कह रही हूँ कि $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज एंड देन $1 इज इक्वल टू ₹100, मतलब अब मुझको $1 खरीदने के लिए 100 रुपए देने पड़े, तो मैं कम चीजें खरीद पाऊंगी। पहले मुझे 90 रुपए देने पड़ रहे थे तो मैं ज्यादा चीजें खरीद पा रही थी, बट नाउ आई हैव टू पे ₹100 फॉर एवरी $1, तो नाउ आई वुड बी एबल टू गेट लेस ऑफ द डॉलर। इसकी वजह से क्या होगा, मेरा इम्पोर्ट कम हो जाएगा। व्हेन माय वैल्यू हैज बीन डिवैल्यूड then import will reduce and export will increase. Now they have to pay less of dollar and get more of rupee. That is why उनको क्या मिलेगा, उनको फायदा हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन की वजह से क्या होता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है, इम्पोर्ट डिक्रीज हो जाता है, मनी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डिवैल्यू, रिड्यूसिंग इन द वैल्यू ऑफ रुपी, इसकी वजह से एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ, इम्पोर्ट डिक्रीज हो गया, ये याद रखो। ठीक है, ये है डिवैल्यूएशन का फायदा। इसीलिए जब भी एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात होती है ना, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, रुपी की वैल्यू को डिवैल्यू कर देती है, रुपी को डिवैल्यू कर देती है, उसकी वैल्यू कम कर देती है। हमारे लिए महंगाई बढ़ गई। ठीक है, अब अभी कुछ समझ में, अभी क्लियर हुआ? क्लियर, ठीक है। अगर नहीं भी होता है कोई बात नहीं, आप लोग जहां भी लिख रहे हो वहां पे साइड में लिख लो। आज टाइम कम बच रहा है, हम लोग फिर से इसको पढ़ लेंगे। आगे चैप्टर्स आएंगे, बिजनेस साइकिल्स आएंगी, फॉरेन ट्रेड आएगा, उसमें फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, फिलहाल ये याद रखो कि जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करना है, और डिवैल्यूड मींस डॉलर एक्सचेंज रेट इंक्रीज, यस, डॉलर का एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया। वी नीड टू पे मोर रुपीज फॉर गेटिंग $1, इम्पोर्ट विल रिड्यूस, एक्सपोर्ट विल इंक्रीज। तो जब एक्सपोर्ट इंक्रीज करना है तो डिवैल्यूएशन हो जाता है। फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंस, ये तो हम लोग ने पढ़ा ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, ट्राई करो इसको। इकोनॉमिक रिफॉर्म से बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट सही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वर इनिशिएटेड एज अ रिस्पॉन्स टू अ सिवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? सिवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, ट्रू, यस, ये स्टेटमेंट हमने सही मार्क कर दिया, ट्रू है। ठीक है, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज ऑफ 1990s लेड टू रैपिड ग्रोथ ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी ट्रू है, ट्रू है, यस, ये भी ट्रू है। अच्छा, आंसर ही आ गया, बी, ट्रू ट्रू फॉल्स, सी फॉल्स है। द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम वाज कंप्लीटली अबॉलिश, हाँ वेरी गुड, पूरा कंप्लीटली अबॉलिश नहीं किया गया था, पार्शियल अबॉलिश किया गया था। ट्रू ट्रू फॉल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, 3 वाला गलत है। ठीक है, हाँ सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, FRBM Act was enacted to ensure fiscal discipline in India, 1990, हाँ ये ठीक है। फाइनेंशियल FRBM क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, ट्रू, ठीक है। फिर 1991 reforms aim to achieve self-sufficiency in all sectors of the economy, self-sufficiency in all sectors of the economy, self-sufficiency, false, ठीक है, ये हाँ ये false है, हर सेक्टर में नहीं था, हर सेक्टर पे फोकस नहीं किया था, सेल्फ सफिशिएंसी तो नहीं फोकस किया था। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट कंट्रोल पूरा हटा दिया, तो ये नहीं हुआ। द रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स एंड इम्पोर्ट टेरिफ्स वाज अ की कंपोनेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ये सही है, यस, अब सही आंसर आ गया सारे, ए, वेरी गुड, ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, बस इतना ही है आज के लिए, इतना ही है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कल फिर से स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को फ्रेश माइंड से करेंगे, उसमें थोड़ा ज्यादा है भी पढ़ने को, बट कोशिश करेंगे हो जाएगा, टफ नहीं है, थोड़ी चीजें ज्यादा है बट टफ, डेफिनेटली टफ तो बिल्कुल। हाँ जी, तो बताइए, कोई किसी को डाउट, कोई किसी को क्वेरी, सजेशंस, एनीथिंग? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग, थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू। एट मैडम क्वेश्चन, एट क्वेश्चन,
हाँ, एथ क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल लाइसेंस वॉज अबॉलिश्ड फॉर मोस्ट कंट्रीज एक्सेप्ट ड्यूरिंग द 1991 रिफॉर्म्स। इसका आंसर बता दूं? अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। उसका आंसर लिकर है, थर्ड वाला ऑप्शन उसका होगा। ठीक है, उसका आंसर लिकर है। कल डिस्कस कर लेंगे, कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया, तो अभी फिर से नहीं डिस्कस करते हैं, तो फिर से डिस्कस कर लेंगे। पीपीटी शेयर नहीं होती? अच्छा, मैं बैकएंड से बोलती हूँ, मैं टेक्निकल टीम से बोलती हूँ, पीपीटी अगर शेयर नहीं हो रही है तो बोल देती हूँ उन लोग से शेयर करने को। पीपीटी रिकॉर्डिंग, ठीक है हेलो। चलिए। हाँ जी। मैडम, आप जब पीपीटी शेयर कर रहे हो उसमें हाइलाइट्स मिल सकते हैं क्या? हाइलाइट्स मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए? यस, मतलब हाइलाइट्स मतलब जो आप शेयर, आप रेड मार्क्स, आप रेड सर्कल करते हो हाईलाइट, उसको आप ब्लैक करके हाईलाइट्स दे सकते हो। ठीक है, मैं बोलती हूँ। प्रिपेयर थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लगता है उसको प्रिपेयर करवाने के लिए, क्योंकि हाईलाइट प्रिपेयर करवाने हैं तो वो करना होगा। मैं ही कर दूंगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए, करते हैं, डिस्कस करके आपको बताते हैं उसके लिए। वैसे भी उसमें बहुत कम कम पॉइंट्स ही दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, फिर भी कर देंगे। ठीक है, मैं इसको नोट कर लेती हूँ हाईलाइट्स के लिए। क्योंकि एग्जाम में रिवीजन करते वक्त इजीली हो जाएगा, वो हाइलाइट्स पढ़ने में बिल्कुल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, करवाती ये चीज करवाती। रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई है अब तक? हाँ, ठीक है, मैं देखती हूँ, बात कर, रिकॉर्डिंग की बात कर देती हूँ। रिकॉर्डिंग हाईलाइट्स, ठीक है आप, कोई बात। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस क्लास सो इंटरैक्टिव। विल मीट अगेन। ओके, चलिए, हैव अ गुड डे एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय बाय।